अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा आर्टिकल है जी ऑसिलेशन। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या होती है, हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या एग्जांपल और एप्लीकेशन हैं, प्लस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें से हम सारी डिस्कस करेंगे। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर एक स्टील के स्केल को हम एक एंड से क्लैम्प कर दें, एक एंड से जकड़ दें, तो दूसरे एंड से जब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, टू एंड फ्रो, मतलब एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करता है। तो हम ऑसिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या होती है, तो हम बताएंगे टू एंड फ्रो motion of a body about fixed point। फिक्स पॉइंट की जगह पे हम वर्ड यूज करते हैं मीन पोजीशन भी। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। इसे हम ऑसिलेशन कहेंगे। अगर हम इसकी कुछ एग्जाम्पल लें तो हम एग्जाम्पल में, एक तो मैंने अभी आपको बताई है, स्टील के स्केल को अगर हम एक एंड से क्लैम्प कर दें और दूसरे एंड से डिस्टर्ब करें, देन इट विल स्टार्ट टू ऑसिलेट। अच्छा जी, एग्जाम्पल में से अगर मैं एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल दूं तो वो है जी हमारे पास सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, जब एक स्मॉल मैसिव बॉल कॉल्ड बॉब इज सस्पेंडेड विद अ स्ट्रिंग, देन इट्स सेड टू बी अ सिंपल पेंडुलम। व्हेन वी डिस्टर्ब इट, जब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे, इट विल स्टार्ट टू ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल लूं आपको, तो हमारे पास है जी मैस स्प्रिंग सिस्टम। मैस स्प्रिंग सिस्टम, इट मे बी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा इसको एग्जांपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर एक मेटल बॉल इज इन अ कर्व्ड डिश, अगर एक कर्व्ड डिश है, उस पे हम एक छोटी सी स्टील की बॉल को अगर हम रिलीज करते हैं, देन इट विल स्टार्ट टू ऑसिलेट। तो ये भी हमारे पास ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। तो यहां पे एक और एग्जांपल, मेटल बॉल इन अ कर्व्ड डिश। कर्व्ड डिश के अंदर ये हमारे पास आ जाएगी ऑसिलेशन की एग्जांपल। अब ऑसिलेशन जो है वो दो चीजों की वजह से होती है, बड़े इंपॉर्टेंट दो पॉइंट हैं। और वो दो फैक्टर कौन से हैं, चलिए हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी ऑसिलेशन। ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। और वो दो फैक्टर कौन कौन से हैं? नंबर वन, एक आ जाएगा जी हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स, एंड नंबर टू इनर्शिया। तो हम बारी बारी इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर वन, ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन, ज्यादा बेटर हो जाएगा कि अगर हम इसको लिख लें, ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, एंड नंबर टू हमारे पास आ जाएगा जी इनर्शिया। इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है। तो वो क्या रोल होता है? रीस्टोरिंग फोर्स का काम होता है ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लेके जाना, और इनर्शिया का काम होता है ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से दूर ले जाना। मैं अभी एग्जांपल देता हूं, फिर यहां पे हम लिख देते हैं कि restoring force, it moves the object, it moves the it moves the object towards, it moves the object towards mean position। और inertia, inertia का रोल क्या होता है जी? it move the object away from mean position, it moves the object away
फ्रॉम मीन पोजीशन। अब इसमें रीस्टोरिंग फोर्स क्या चीज है? एनर्शिया ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, फोर्स एंड ऑसिलेशन, फोर्स एंड मोशन वाले आर्टिकल में, चैप्टर में, कि इनर्शिया क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं जी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की। ये हम बात करते हैं जी हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से ऑसिलेशन इन दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग क्या होगा? अगर एक स्प्रिंग को हम अटैच कर देते हैं एक मैस के साथ हॉरिजॉन्टली, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। ये हो जाएगी जी हमारे पास इसकी मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा हमारे पास। अच्छा जी, अभी इनिशियली हमने इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, ये रेस्ट में है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स, जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, देन एक्सटेंशन विल प्रोड्यूस, तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। देखिएगा किस तरह से, अगर हम इसको इस तरह से जरा मेंशन कर दें कि जैसे हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया। आप यहां पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया व्हेन वी अप्लाई फोर्स, जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास कुछ यूं होगी कि हमने इसको मेन पोजीशन से दूर ले गए, इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और यहां पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स नॉट से डिनोट करते हैं, जिसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो यहां पे देखें, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, तो इनिशियली फोर्स 0 है। जैसे ही फोर्स अप्लाई की तो इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो अप्लाइड फोर्स को आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू ma। और अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं हुक्स लॉ की फॉर्म में, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू kx। दोनों एक ही बात है, वो हमने न्यूटन लॉ की फॉर्म में कहा कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ये हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ की स्टेटमेंट ये है कि विद इन इलास्टिक लिमिट अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितनी फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतनी ही एक्सटेंशन ज्यादा होगी। अच्छा जी, अब जैसे हम इसको रिलीज करेंगे, जैसे इसको रिलीज करेंगे, इट विल स्टार्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा। क्यों आएगा? जितनी हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतनी ही फोर्स स्टोर हो जाती है, तो हमारे पास जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो F इज इक्वल टू, F के साथ छोटा सा R लगा दिया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रीस्टोरिंग फोर्स, इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस साइन का यहाँ पे मतलब ये है इसकी डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इस तरह से भी हम इसको कहते हैं। और ऑसिलेशन वाले चैप्टर में जब हम जहां पे नेगेटिव साइन होगा तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो जैसे हम इसको रिलीज करेंगे, इट विल मूव टू स्टार्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो जितनी फोर्स अप्लाई की, रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ही होती है, उतनी फोर्स इसके अंदर स्टोर हो गई, वो वापस इसको लेके आएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट यहां पे आके स्टॉप नहीं करता। ऑब्जेक्ट जो है यहां पे उसको आके स्टॉप करना चाहिए, नहीं, तो फिर क्या होता है? ड्यू टू एनर्शिया, एनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को क्या रखता है? अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है। तो यहां पे अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्राम को मजीद हम आगे बढ़ाएं तो हमारी कुछ डायग्राम इस तरह से बन जाएगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है जी एक्स नॉट, लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन। जस्ट इसका मतलब ये कि ये हमारे ऑब्जेक्ट की ऑसिलेशन की दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। अब यहां पे देखें, अप्लाइड फोर्स 0 है,
जैसे ही फोर्स अप्लाई की ऑब्जेक्ट ने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अब जैसे ही छोड़ा तो जितनी फोर्स अप्लाई की उतनी ही फोर्स के साथ ये वापस जाएगा मेन पोजीशन की तरफ। उस फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट यहां पे आके स्टॉप नहीं होता, बल्कि ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाता है। ये क्यों जाता है? इट इज ड्यू टू द इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया हम कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है। तो यहां पे देखें इनर्शिया की वजह से आ जाएगा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। फिर दोबारा रीस्टोरिंग फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट को लेके जाएगी मीन पोजीशन की तरफ। तो रीस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रही है, और जैसे ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे पहुंचा तो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। तो हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो ऑसिलेशन है वो इन दो फैक्टर की वजह से हो रही है। नंबर वन, रीस्टोरिंग फोर्स, इट मूव द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन, एंड नंबर टू, इनर्शिया, इट मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम मीन पोजीशन से दूर लेके जा रहा है। तो यहां पे मैं अगर बात करूं कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे मैं हुक्स लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। हुक्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, within elastic limit, within elastic limit, applied force is directly proportional to extension। यानी कि यहां पे हम x की बात करेंगे। अप्लाइड फोर्स, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट, और ये x, और यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमारे पास आ जाएगा जी k, और यहां पे x। अब k क्या चीज है? अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें तो k इज सेड टू बी स्प्रिंग कांस्टेंट। इस चीज को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। अब ऑब्वियसली आप देख सकते हैं मैस स्प्रिंग सिस्टम में स्प्रिंग कांस्टेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जाहिर बात है डिफरेंट होगी, कोई सॉफ्ट स्प्रिंग होता है, कोई हार्ड स्प्रिंग होता है, तो उसकी वजह से अप्लाइड फोर्स पे इफेक्ट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट को यहां पे मैं डिफाइन कर देता हूं। तो हम बताएंगे जी स्प्रिंग कांस्टेंट जो है हमारे पास K, F इज इक्वल टू के एक्स, और K इज इक्वल टू F ओवर में X। ये आपके पास मैथमेटिकली फॉर्म आ जाएगी स्प्रिंग कांस्टेंट की। अगर आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, एक्सटेंशन का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। और मैं यहां पे अगर इसके बेस यूनिट की बात करूं तो आप लोगों को पता है जी न्यूटन का बेस यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पे पर मीटर, तो एम पर मीटर और मीटर कैंसल, तो आपके पास बेस यूनिट आ जाएगा किलोग्राम पर सेकेंड का स्क्वायर। ये हमने स्प्रिंग कांस्टेंट को भी डिफाइन कर दिया। अब स्प्रिंग कांस्टेंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है उसको भी आगे हम देख लेते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, चले हम उनको भी देख लेते हैं। तो याद रखिएगा स्प्रिंग कांस्टेंट K is directly proportional to cross sectional area and spring constant is inversely proportional to length। यानी कि अगर लेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता जाएगा, और अगर लेंथ को कम करते जाएंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता जाएगा। अब ये रिलेशन आपके पास आया कहां से, जरा इसको भी देख लेते हैं। आप लोगों को याद होगा है यंग मॉडुलस, आपको याद होगा रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन।
ये हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म है। तो यंग मॉडुलस स्ट्रेस एफ ओवर में ए और स्ट्रेन चेंज इन लेंथ ओवर में ओरिजिनल लेंथ, यानी कि अगर स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है और जब हम एक्सटेंशन उस पर प्रोड्यूस होते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा। y इज इक्वल टू एफ ओवर में a और ये l ऊपर आके मल्टीप्लाई और नीचे डेल्टा l। तो यहां पे अगर मैं इसको रीअरेंज करूं y इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय l ओवर में डेल्टा l a, जस्ट मैंने इनको इंटरचेंज किया है। अब ये जो आपके पास फैक्टर नजर आ रहा है इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू के एल ओवर में a, ये आपके पास आ गया। इसको मैं फर्दर यहां पे मजीद एक्सप्लेन कर लेता हूं। तो आपके पास y a इज इक्वल टू के एल और y a ओवर में l इज इक्वल टू के। अब k ये आ गया जी हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की मैथमेटिकली फॉर्म इन टर्म ऑफ लेंथ एंड एरिया। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये तो हो गया आपके पास कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है यंग मॉडुलस तो वैसे भी कांस्टेंट होता है हर मटेरियल के लिए, बाकी स्प्रिंग कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये है हमारा ऑसिलेशन। ऑसिलेशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। और नेक्स्ट जो है ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम लेंथ को चेंज करें तो एरिया क्या हो जाएगा। लेंथ को हम हाफ करते हैं तो हमारे पास क्रॉस सेक्शन, अपना लेंथ को हाफ करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ हो जाएगा, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।